Today's topic is 4.5 which is प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। बच्चे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है? देखें, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टॉर्क वाला टॉपिक। तो बच्चों जो हमने टॉर्क डिस्कस किया था वो हमारे पास दो तरह का हो सकता है, एक क्लॉकवाइज टॉर्क हो सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो सकता है। देखिए, अगर इस पैनल को देखें तो इसमें हमने फोर्स अपवर्ड लगाई है। तो अपवर्ड फोर्स में देखिए, जब हमने अपवर्ड फोर्स लगाई है तो जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम क्लॉकवाइज मोमेंट भी कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी तरह जब हम स्पैनर के डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे एक्ट लगाएंगे, एग्जर्ट करेंगे, तो उसमें जो इसमें टर्निंग इफेक्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब हम इसको ऊपर लगाएंगे अपवर्ड फोर्स तो ये क्लॉकवाइज टर्न करेगा, जब इसको डाउनवर्ड लगाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न मूव करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है? बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये होता है कि अगर हमारे पास जो दो तरह के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों इक्वल हो जाएं, तो उस पे तो तब हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है। यानी कि जब हमारे पास सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। देखें, ये हमारे पास सीसा है, ठीक है, ये आपने देखा होगा, ये झूला है जिसमें एक यहाँ इस साइड पे बैठा है और दूसरा इस साइड पे बैठा है। तो क्या होता है कि अगर तो लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला एक जो है दूसरे से ज्यादा वजनी होगा, जिसका मैस ज्यादा होगा, तो ये सीसा जो है ये इस तरह स्टेबल नहीं होगा, बॉडी बैलेंस नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे ही इन दोनों का मैस इक्वल होगा तो ये बिल्कुल इस तरह क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है कि ऑब्जेक्ट्स यानी कि बॉडी बैलेंस कब होती है? बॉडी बैलेंस तब होती है जब हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स जो होते हैं वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन जी में सर। सिर्फ जस्ट मूव करेगा तो हमारे पास ये क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा, अगर ये इसकी फोर्स ज्यादा होगी, वेट ज्यादा होगा। इसी तरह अगर इसका ज्यादा होगा तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होंगे तो ये दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ clockwise moments acting on the body is equal to the sum of anti-clockwise moments acting on it। यानी कि जब हमारे पास सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल होंगे तो हमारे पास बॉडी बैलेंस्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी, इसके बाद है हमारे पास सेंटर ऑफ मैस। बच्चे, सेंटर ऑफ मैस क्या होता है हमारे पास? सेंटर ऑफ मैस एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो वो रोटेट ना करे बल्कि सीधा मूव करे, यानी विदाउट रोटेशन सीधा मूव करे। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि ये उसका पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मैस है। यानी कि देखें, ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, इन तीन ऑब्जेक्ट्स का ये जो सेंट्रल पॉइंट है, अगर बच्चों आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये सीधा मूव करेगा, ये रोटेट नहीं करेगा। इसके सेंटर में लगाएंगे तो ये भी सीधा मूव करेगा, यहाँ पे सेंटर पे लगाएंगे तो ये भी सीधा मूव करेगा। तो ये वाला जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लगाते हो और बॉडी रोटेट हुए बगैर सीधा मूव करती है, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मैस। अगर सेकंड फिगर को देखें तो इसके अगर आप ऊपर वाले पोर्शन पे यानी अपर साइड पे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये तो रोटेट कर जाएगा ना, बिल्कुल इस तरह ये टिल्ट हो जाएगा, जो जैसा कि ये इससे नेक्स्ट ये इसमें दिखाया गया। इसी तरह ये ज्यादा टिल्ट हो जाएगी अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर। इसी तरह अगर हम इसको देखें थर्ड वाली को, तो इसके इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएंगे तो ये फिर भी टर्न कर जाएगा। तो फिर इसमें सेंटर पॉइंट, इसमें फिर सेंटर ऑफ मैस क्या है? सेंटर ऑफ मैस वो वाला पॉइंट है जैसे ये वाला पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट, जिस पे फोर्स लगाने के जब हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करता बल्कि सीधा मूव करता है। देखिए, हमने फोर्स लगाई तो वो सीधा मूव किया, यहाँ पे फोर्स लगाई तो वो सीधा ही मूव किया। लेकिन इधर क्या था, जैसे ही ऊपर फोर्स लगाई तो वो टिल्ट हो गया, मजीद ऊपर फोर्स लगाई तो ये मजीद टिल्ट हो गया। इसी तरह ये भी देखें तो इसके नीचे लगाई फोर्स तो वो भी टिल्ट हो गया। तो फिर सेंटर ऑफ मैस क्या है? सेंटर ऑफ मैस एक ऐसा पॉइंट है ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट विद आउट रोटेशन मूव करे, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ बॉडी इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स causes the system to move without rotation, यानी जिसपे
फोर्स जो अप्लाइड होती है वो कॉज करे, वजह बने सिस्टम के ऊपर कि उसको विदाउट रोटेशन स्ट्रेट मूव करवाए, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इसके बाद है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए बच्चों, चूंकि इसके नाम से ही जाहिर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि इसमें ग्रेविटी का फैक्टर जो है वो इफेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है कि देखें, ये लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ ये पार्टिकल्स हैं, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स जो इसके अंदर मैंने डिनोट कर दिए हैं। अब देखिए ये तमाम पॉइंट्स का जो वेट है वो वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो एक ऐसा इसमें पॉइंट भी होगा जिसमें इसका टोटल वेट वर्टिकली जो है अपेरेंटली नजर आएगा कि वो वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो वो वाला ये वाला पॉइंट है कि जिसके ऊपर इस पूरे ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड अपेरेंटली जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड। यानी ये वो वाला पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट्स का पूरा जो है वेट वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट अपेरेंटली जो है वो एक्ट कर रहा होता है, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दी गई हैं, जिनमें ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें ये है एक स्फीयर है, ये हमारे पास स्फीयर है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होगा जो कि डायगोनल्स क्रॉस कर रहे हैं, ये इसके डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल्स क्रॉस कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट जिसको टच कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, वो वाला पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह अगर सर्कल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो सर्कल का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, यानी कि द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सर्कल। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसमें देखें हमारे पास ये बिल्कुल डायगोनल्स हैं, ये क्रॉस कर रहे हैं और एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को कहते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, किसका, रेक्टेंगल का। इसी तरह ट्राई एंगल की बात करें तो ट्राई एंगल में देखिए ये इसके मीडियंस है, ये मिड वाला है, ये लाइन के देखिए ये मिड पे है, और इसी तरह इसके, तो ये मीडियंस जो जहाँ पे मीट कर रहे हैं ये इसके क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये था हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी।